अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, बढ़ती हुई आबादी और ख़ुराक की ज़रूरियात एक बड़ा चैलेंज हैं और अगर देखा जाए तो गंदम ख़ुराक के हवाले से सबसे अहम जुज़्व है ख़ुराक का। पंजाब में और ख़ास तौर पर जो पंजाब में गंदम के हवाले से जो आइंदा सीज़न है उस हवाले से मुशावरत शुरू हो चुकी है और पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जा रही है और इस सिलसिले में वफाकी और सूबाई वज़ीर भी हैं जो काफ़ी मुतहर्रिक हैं। लेकिन इस वक्त उस पॉलिसी के क्या जुज़्व हैं जिन पर ज़्यादा गौर किया जा रहा है और यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ़ अली साहब। हमारे साथ साकिब अली अतील साहब मौजूद हैं जो जनूबी पंजाब के पहले सेक्रेटरी ज़राअत हैं और गंदम के हवाले से जो पॉलिसी की हतमी जो तश्कील है यकीनन उनके लिए एक बड़ा टास्क है और पहला बड़ा टास्क है। आसिफ मजीद साहब हैं जो ज़राअत पर और ज़राई इशूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं और इसमें सबसे उनकी भी मुशावरत शामिल रहती है। तो आसिफ अली साहब, आपने पिछले हफ्ते अपनी यूनिवर्सिटी में एक अहम तमाम स्टेक होल्डर्स का मशावरती इजलास भी किया। आप क्या समझते हैं जो आइंदा सीज़न के लिए किन चीज़ों पर आप फोकस देखते हैं होना चाहिए? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सर। बड़े अहम मौजू पे आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने एक कंसल्टेटिव सेशन किया था 26 सितंबर को, सैटरडे को, जिसमें हमारे फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के फ़खर इमाम साहब और जनाब हुसैन जानी गर्दीदी साहब जो हमारे पंजाब के मिनिस्टर हैं, उन्होंने शिरकत की और उसमें बाकी भी सारे स्टेक होल्डर्स बैठे। बड़ी कंप्रीहेंसिव डिस्कशन हुई और मैं हमारे जो साउथ पंजाब के पहले सेक्रेटरी, जैसे आपने अभी कहा, ये काइंड ऑफ प्रोएक्टिव थे एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट। इन्होंने कहा जी, इन्होंने खुद ऑफ़र किया कि मैं ना एक प्रेजेंटेशन वहाँ देना चाहता हूँ। तो सारी डिस्कशन फिर उस प्रेजेंटेशन पे, उसके अलावा भी मौजू ज़ेर बहस आए, लेकिन मेन चीज़ जो आई वो यही कि जी कॉटन का एक कैलेंडर होना चाहिए एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्लानिंग, दैट यू प्लान अहेड, किस टाइम पे क्या ऑपरेशन होने हैं, कैसे एरिया लगेगा, कैसे, ताकि जब तक टाइम लाइन्स ना हों, टारगेट्स ना हों, तो फिर वो कंसर्टेड एफर्ट्स हो नहीं सकती। तो ये जो मेन इन्होंने सोइंग टाइम का वो खुद ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी जो ओवरऑल एक सेंसिटाइजेशन, एक रियलाइजेशन है। हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा भी पंजाब ने कॉटन तकरीबन टारगेट अपना मीट किया, 19 मिलियन टन से ज़्यादा हमने प्रोड्यूस की, लेकिन इस साल हम ज़्यादा विगर के साथ इसमें उठेंगे और मुझे एहसास है, ओवरऑल गवर्नमेंट को भी एहसास है कि जो पिछली दफ़ा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हमारी आई, तकरीबन 26 मिलियन टन्स के करीब हमने प्रोड्यूस किया, लेकिन फिर भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। तो हमें थोड़ी सी प्लानिंग हर पूरी वैल्यू चेन में भी करनी पड़ेगी, लेकिन एवरी प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फील्ड कि यहाँ से हमने शुरू करना और बाकी जो वैल्यू चेन है उस हिसाब से चलेगी। तो ये सारे पहलू ज़रा डिस्कशन आए वहाँ पे और एक हमें एक कमिटमेंट नज़र आई कि यस इंशाल्लाह इस साल हम अपनी जो गंदम के सारे टारगेट्स हैं उससे अबव जाएंगे इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा तो गंदम के टारगेट तकरीबन पूरे हुए थे, आप ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम अबव जाएंगे, इतना एतमाद क्यों? ओके, पहली बात है कि पिछली दफ़ा टारगेट से हम थोड़ा सा लेस थे, तकरीबन पंजाब के हम सर्टनली तकरीबन 1-1.5 लाख टारगेट से कम थे, हमने टारगेट अचीव किया था। इस साल मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। एक तो ये कि जब भी कोई क्राइसिस आता है ना, तो पूरी कौम में और एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली उस क्राइसिस को फाइट करना पाकिस्तानियों जैसा कोई करता नहीं है, तो ये क्राइसिस आया है। दूसरी बात ये कि जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट की और जो रियलाइजेशन हुई इस क्राइसिस की वजह से, उसमें प्लानिंग प्रॉपर हो रही है कि हमने जो पैसे हम इंपोर्ट पे खर्च करते हैं, अगर वही पैसे हम अपने ज़िम्मेदार को दे दें तो प्रोडक्शन हमारी ज़िम्मेदार मेहनती है। यहाँ अल्लाह ताला ने हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इस हिसाब से दे रखे हैं। तो और पूरा कंपोनेंट इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कोई भी हमारा इदारा है, चाहे वो रिसर्च है, एक्सटेंशन है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारे ज़िम्मेदार हैं, फार्मर्स हैं, सारे के सारे बड़ी मेहनत करते हैं। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जी क्लाइमेट चेंज में, और हम देखते हैं कि जो हमारा गंदम का टाइम है ना जी, वो मिनिमम तकरीबन है 160 दिन में हम गंदम ग्रो करते हैं। सो उसमें आने के बावजूद इतनी प्रोडक्शन ले जाना, ये एक जो कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं, लेकिन
देर आर जो कुछ लोग ममालिक हैं जो हमसे ज़्यादा पर एकड़ यील्ड ले रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट भी है, वैरायटी का भी रोल है, सो दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो इस दफ़ा हमारे पास मटेरियल भी इंशाल्लाह ठीक है, कुछ प्लानिंग अच्छी है। मैं ये समझता हूँ कि जी हमने अगर रस्ट आई तो कैसे मैनेज करना है, टाइमली सो कैसे करना है, फिर एक प्रोक्योरमेंट का, और इस पर भी एक डिबेट है कि किस तरह करके हम इंसेंटिवाइज करें फार्मर्स को ताकि उसको अपनी प्रोड्यूस की सही रेट मिल सके। अच्छा, आपने बात की कि एनर्जी नज़र आ रही है इस दफ़ा, तो इसलिए आप पूरी उम्मीद हैं कि हम इस दफ़ा गंदम का जो भी हदफ होगा हम उसे ना सिर्फ पूरा करेंगे बल्कि हम शायद उससे ज़्यादा करेंगे। एक वजह लगता है आपको ऐसे कि साकिब अतील साहब क्योंकि नए सेक्रेटरी ज़राअत हैं, आपने सबसे पहले उनकी पहली प्रेजेंटेशन की तारीफ़ की और ख़ास तौर पे जो कैलेंडर इन्होंने डिस्कस किया उस मीटिंग में, उस पर बात हुई। साकिब साहब, क्या जहन में है? आप यकीनन आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, आपका अपना इलाका है, आपकी पहली बड़ी असाइनमेंट है इस एरिए में और पहले सेक्रेटरी ज़राअत, तो पहले ही बड़ा टास्क आपकी जो प्लानिंग का हिस्सा है, आपने कैलेंडर तरतीब दिया, उसका क्या फोकस उसमें आपने दिया और फिर आप ज़राअत में साउथ पंजाब में क्या देख रहे हैं? पहले मैं साउथ पंजाब की बात कर लूँ कि हमारे पास तकरीबन 16 मिलियन एकड़ के करीब एरिया है, जिसमें से अब ये फसलें मेन जो मतलब हम फसलें काश्त करते हैं इस सीज़न में, वो तकरीबन 11 मिलियन एकड़ के करीब है। जो वीट है, वीट हमारी 6 मिलियन एकड़ से थोड़ी ज़्यादा है जो ज़्यादा काश्त होती है, और ये रूटीन में चलती आ रही है। एरिया कम ज़्यादा होता रहता है डिफरेंट फैक्टर से। तो आप ये हम ये देख रहे थे कि पिछले, जैसे वो प्रेजेंटेशन की आप बात करें तो पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट सेम स्टेगनेंट वही रेशो आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा जंप नज़र नहीं आता। कमी भी थोड़ी बहुत होती है तो इंक्रीज़ भी थोड़ी बहुत होती है। तो मेरे लिए ये था कि अभी आके देखा जाए कि ये सारा मतलब हम प्लान करते हैं तो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करता है। तो मुझे 2-3 बातें समझ आई। एक तो कि मेजर काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये कि लोग एडवाइस करना, लोगों को बताना, ग्रोअर्स को, फार्मर्स को, कि आपने कब क्या करना है। और हो ये रहा था कि ये सारी बातें जो वीट कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे थे हमारे फील्ड ऑफिसर, हमारे मेज़र लास्ट ईयर पे कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन वो इंटीग्रेटेड नहीं था आपस में, कोऑर्डिनेटेड नहीं था। मतलब एक ऑफिसर कुछ कह रहा है, दूसरा अगर कह रहा है लाजमी नहीं वही सेम बात कर रहा हो। इसी तरह फिर ग्रोअर के पास डिफरेंट मतलब उसके पास फोरम थे, कभी फर्टिलाइज़र वाले उसे मशवरा देते उसको फॉलो कर लिया, कभी किसी प्रोग्रेसिव फार्मर ने मशवरा दिया उसे फॉलो कर लिया, हमारे ज़राअत वालों ने दिया उसे फॉलो कर लिया। तो मेरे लिए ये था कि ये सारा इंटीग्रेटेड होना चाहिए। वैसे तो मैं इस हक़ में हूँ कि सारा जितना भी हमारा अदरवाइज़ भी रिसर्च यूनिवर्सिटी और हम सब लोगों को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देना चाहिए, लेकिन इसमें फिर आगे स्पेशली मैंने कैलेंडर बनना चाहिए जिसमें पूरी जनवरी पूरी एक्टिविटीज़ जब से ऑनवर्ड जब तक गंदम चलती है जो तमाम के तमाम रैकेट पे आएँ और उसमें हम देखें क्या लूप होल्स हैं, कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये पिछले 4 हफ्ते हमने इस पर वर्क किया, बहुत ज़्यादा तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। ख़ास तौर पर रिसर्च हमारा भावलपुर में अदारा है इस पर गंदम पे जो कर रहा है, एक्सटेंशन ने किया, उसके अलावा यूनिवर्सिटी से हमने हेल्प बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब से और प्रोफेसर से ली। तो अल्टीमेटली जब हम एक नतीजे पे पहुंच गए कि ये स्टेप्स हैं और इनको हमने टाइमली किन टाइम लाइन्स पे करना है वो भी सारे हमने कर लिए। फिर हमने फैसलाबाद जो चीफ साइंटिस्ट है उनको भेजा कि इसमें आप भी अपनी इनपुट दें, क्योंकि बड़ा का पहली दफ़ा करने जा रहे हैं, कभी वीट कैलेंडर नहीं बना तो हम इसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उन्होंने खैर अपनी इनपुट जो भी वैल्यूएबल दी वो हमने सारी करके आज ही हमने नोटिफाई इसे कर दिया है। तो दैट इज़ फर्स्ट टाइम। और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मतलब हम समझेंगे कि जो किसान तक पहुँचेगी। हमने इसमें 2 काम किए, इसमें उर्दू में भी जारी किए, इंग्लिश में भी जारी किए, ताकि हर शख्स जहाँ तक भी पहुँचे, अगर इंग्लिश समझता है फार्मर, बहुत से हमारे पढ़े लिखे फार्मर हैं वो इंग्लिश में पढ़ के उसे पढ़ लें, उर्दू समझते उर्दू पढ़ लें। मेन मकसद ये कम्युनिकेट हो जाए हमारा मैसेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का या यूनिवर्सिटी की रिसर्च का या हमारे रिसर्च फील्ड का कि भाई ये टाइम स्लॉट्स है, इनमें आप सोइंग करेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल अब ये अमूमन हमारे ज़िम्मेदारों को पता नहीं होता, ग्रोअर्स को, बेस्ट टाइम क्या। हमें जो सारे लास्ट ईयर के एक्सपेरिमेंट से समझ आया, जो स्टडी से समझ आया, वो ये था कि अगर 1 नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान काश्त कर लेंगे तो उसमें आप बीमारियों से आपकी गंदम बच जाएगी, इसका यील्ड बढ़ने का ज़्यादा इम्कान होंगे जो तजर्बा सामने आए सर, और इसके अलावा इसका जो 160 डेज़ का वो कहते हैं पीरियड भी सफिशेंटली पूरा हो जाएगा। अगर आप इसे लेट लेके जाएंगे, जितना लेट नवंबर के बाद लेके जाएंगे उतना ही ये प्रोन टू डिजीज़ होगा, उतना ही इसकी यील्ड कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो बात सामने है कि अगर आप फसलों गंदम की फसल के साथ किनोला या राया या सरसों से वो अगर वो काश्त कर लेते हैं, उसके फील्ड के चारों तरफ कर लेते हैं,
तो सब्ज़ तेला और इस तरह की चीज़ें वो सारी वहाँ रुक जाएगी, आगे गंदम तक नहीं जाएगी, उनकी फेवरेट वो फीड है। इसके अलावा हमने जो बाकी जितनी पेस्टिसाइड, अगर हम ये इसमें सजेस्ट करने जा रहे हैं कि स्प्रे कम से कम करें आप, क्योंकि खाने पीने की चीज़ अगर करनी है तो वो भी हमने बता दिया कि फंजीसाइड कब करनी है, कब इसका स्टेज है, किस स्टेज पे आपको बिल्कुल स्प्रे नहीं करनी चाहिए ताकि फूड आपकी ख़राब ना हो। तो ये सारे स्टेप्स इसमें लिख के कोऑर्डिनेट करके ये आगे चला दिए गए, और इंशाल्लाह इसके साथ साथ हमने इसका एक्शन प्लान बना लिया और वो भी सर्कुलेट आज कर दिया गया। तो ये है सारा जी बीट प्लान हमारा। अच्छा आसिफ जी सब, जैसे वाइस चांसलर साहब ने बात की, सेक्रेटरी ज़राअत उन्होंने बात की, प्राइवेट सेक्टर किस हद तक इन सारी चीज़ों को देख रहा है और किस हद तक सपोर्टिव है? आप समझते हैं कि इस पॉलिसी में आपका जो इनपुट है उसे कंसीडर किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला खैरियत रखे जी। पहली मीटिंग है वीट का, एक पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज वीट है इस वक्त। मुल्क की जो इकानमी और बाकी जो खासकर 22 करोड़ आबादी है उसको स्टेपल फूड यही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारी तो ख्वाहिश अल्लाह करे 30 मिलियन टन पाकिस्तान की प्रोडक्शन होनी चाहिए, अभी तो 25-26 के करीब होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर जाके कहीं होगा कि इम्पोर्ट्स कम अज़ कम मिनिमाइज़ करें, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। माशाल्लाह कि जनूबी पंजाब एक पहला नया सूबा बना है और जिस तरह एक्टिविटीज़ लग रही हैं, मतलब सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह काफ़ी ये 1.5-2 महीने हुआ है, लेकिन एक इतनी ज़्यादा अग्रेसिवली मीटिंग चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो और बड़ी तेज़ी से चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। तो लगता है कि चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी, लेकिन चैलेंज बहुत बड़े हैं, आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। वेदर तब्दील होता जा रहा है कि कभी मतलब कि सर्दी इतनी पड़ेगी उतनी गंदम अच्छी होगी। दुनिया में गंदम होती वहाँ पर है, यूरोप में रशिया, दुनिया की सारी गंदम का महवर ये है। बाकी चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तो अपने खाने के लिए करता है, लेकिन देखिए चाइना की जो वीट की प्रोडक्शन है, जो एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, वो मेजर यूरोप में है या रशिया है। रशिया को इतनी परवाह नहीं है, एरिया बहुत बड़ा है, उनकी पैदावार कम आती है, इतने नहीं है, लेकिन यूरोप बहरहाल बड़ा सीरियसली लेता है वीट को, और 70% एरिया पे तकरीबन वीट लगती है, उनकी बड़ी क्रॉप उनकी वीट ही है, एक ही फसल लगती है और वीट ही है, बाकी छोटी फसलें हैं, वो एक बड़ा है। लेकिन एक्सपोर्ट, लेकिन पाकिस्तान मतलब है कि हमें अपनी पैदा करनी है, और उसके लिए हमारी को प्रोडक्शन कोई बहुत अच्छी जो है नहीं पहले, क्योंकि लेट लगती, जिस तरह बात की इन्होंने ना कि सारी मतलब हम क्वेश्चन नंबर में लग जाए। अगर ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है पहला, कि हम अगर नवंबर में कितनी काश्त होती है, अगर नवंबर में काश्त होती ऑटोमेटिकली 5-10 मन पैदावार बढ़ जाएगी बगैर किसी और किसी रीज़न के। अगर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हम लग जाए नवंबर में, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि होता नहीं है खाली मतलब है कि घर का होता ये है ना कि रकबा, पैसे, चीज़ें अरेंज करते करते दिसंबर, मतलब है कि मुझे तो याद है कि हमें तो याद है कि जनवरी के पहले हफ्ते में लोग लगाते हैं, तो दिसंबर पूरा लगती रहती है। तो लेकिन मैक्सिमम 10 दिसंबर से आगे जानी नहीं चाहिए, उसका फ़ायदा कोई नहीं, अब प्रोडक्टिविटी नहीं है, ना लगाए तो बेहतर है। लेकिन हम कहते हैं कि यार शायद हमारी मुल्क की प्रोडक्शन थोड़ी सी पूरी हो जाए, उसके बाद से औसत हमारी जो है अच्छा ग्रोथ अब भी 50-60-70 मन ले रहा है। मतलब है कि कोई मामूली अच्छे आम ज़मींदार जो है ना थोड़ी सी मेहनत करता है 50 मन आती है, लेकिन औसत पैदावार हमारी 28-29 मन से ऊपर नहीं जा रही, 30 मन मैक्सिमम लेस दैन 30 मन है। तो वो उसमें टाइमिंग मेजर है, वैरायटी का रोल है जी, जो अच्छी वैरायटी लगाते हैं, जो जिनकी आती है ना 70 मन 50 मन ऊपर, वो वैरायटी मेजर उनके पास, वो नई वैरायटी लगाते हैं। जिस तरह आज भी बात थी, मीटिंग थी, इन्होंने सीट की आज वीट के लिए मीटिंग रखी हुई थी आज भी प्राइवेट सेक्टर के साथ कि जी सेक्रेटरी साहब ने, तो उसमें मतलब है कि सीड का जो है अभी तक 20% की बात हो रही थी, सिर्फ सर्टिफाइड सीड है, मतलब फार्मर घर का रखता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी हमारे चैलेंज बहुत बड़े हैं, ये वैरायटी नई नहीं है, रस्ट आ गई है 2 साल से, सर्दी बढ़ी है तो रस्ट आ गई, रस्ट आती नहीं थी कभी, सर्दी इतनी होती नहीं थी, ये 4-5 साल से सर्दी बढ़ी है तो रस्ट एक मेजर इशू बन गया। और रस्ट की मैनेजमेंट के लिए नंबर 1 तो वैरायटी है, वैरायटी रेजिस्टेंस आएंगे तो बात होगी। पेस्ट मतलब है कि हर अपना फंजीसाइड से आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे मतलब जो भी देखें अभी अगर मतलब चीज़ों के लिए वो है कि वैरायटी अच्छी हो, टाइमली सोएंगे तो फिर एक आधी स्प्रे से बात बनेगी। अगर लेट काश्त हो और ऊपर से वैरायटियाँ भी उस तरह की हों तो फिर हम स्प्रे 3 से 4 भी करेंगे तो फिर भी रस से जान नहीं छूटेगी। सही। ये तो आप जो बात सर आप बात कर रहे हैं कि जो नवंबर में गंदम की काश्त मुकम्मल हो जानी चाहिए, साकिब साहब ने अभी एक कैलेंडर उसमें भी फोकस ये लग रहा है, इस पर हम बात जारी रखते हैं, लेकिन नाज़रीन छोटी सी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गंदम का आइंदा सीज़न। और ब्रेक पे जाने से पहले आसिफ मजीद साहब ने और सेक्रेटरी ज़राअत साकिब साहब ने बात की कि गंदम नवंबर में काश्त हो जानी चाहिए, तुम्हारी फ़ी एकड़ पैदावार में और इजाफा हो सकता है। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि
जो चैलेंज है, पहला बड़ा चैलेंज कि क्या आप 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप कास्ट कितनी मैक्सिमम कास्ट आप समझते हैं कि हमारा ग्रो कर लेगा? अवेयरनेस है, और क्या कॉटन के फ़ौरन बाद हमारा फार्मर इस पोजीशन में होगा कि आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सके और आप पैदावार थोड़ा सी ज़्यादा ले सकें? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं सर। बेसिकली। जैसे आसिम जी साहब बात कर रहे थे, जहाँ कॉटन वीट का रोटेशन सिस्टम है, सर। वहाँ पे अगर कपास के टिंडे मौजूद हों, उसमें से प्रोडक्शन आ रही हो, तो ज़िम्मेदार थोड़ा सा लालच कर जाता है कि मैं इसको रिटेन कर लूँ और उसको बेच। लेकिन पिछले 1-2 साल से एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि जनरली अक्टूबर में आके कपास टर्मिनेट हो जाती है। उस सूरत में ये पॉसिबल है और इंशाल्लाह ज़रूर होगी इस दफ़ा। जैसे ये एक एनर्जी क्रिएट हुई है, इसमें कंप्रीहेंसिव कैंपेन हो, उसमें उस दिन मिनिस्टर साहब आए हुए थे और हमने ये देखा कि माजी में भी कि जब कोई भी मुल्क एक इस तरह की फूड सिक्योरिटी कैंपेन करता ना, फिर उसका हर फ़र्द उसमें शामिल होता है उस कैंपेन में। तो इस दफ़ा ये प्लान किया गया कि हम स्टूडेंट्स को भी गांव में भेजेंगे, लोगों को सेंसिटाइज करेंगे, मीडिया आप लोग भी इसमें एफर्ट्स करेंगे। और ये अब ये दिन है, ये जो 1-1.5 महीना आप लोगों की कंट्रीब्यूशन भी बड़ा एक मेजर रोल प्ले करेगी इसमें कि कितना लोगों को सेंसिटाइज कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 30 नवंबर तक इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि काफ़ी हो जाएगी, लेकिन 100% नहीं होगी, 100% नहीं होगी। अच्छा, कोई डेडलाइन होती है साकिब साहब, कोई डेडलाइन मुकर्रर की गई है कि ये हमारी डेडलाइन है कि इसके बाद गंदम काश्त ना हो, उससे पहले ये हो जाए? कोई प्रपोज डेडलाइन है, कोई अनाउंस डेडलाइन, कोई चीज़ है ऐसा? ये अनाउंस डेडलाइन एक किस्म कह सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा रोल मेजर मैंने पहले शुरू में बताया कि हम एडवाइस करते हैं, एडवाइजरी रोल होता है हमारा। इसमें कोई कानून नहीं है, लॉ नहीं है, और इसको जाहिर सी बात है, जिम्मेदार है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिले भी हो सकता है। हम ये बताते हैं कि देखिए आप करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगे। वैरायटी की जैसे बात थी, वैरायटी भी अभी हम कुछ डिस्कशंस हमारी आज भी हुई। वैरायटीज़ कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं वो मतलब वो रेजिस्टेंट नहीं है, वो बीमारी को ज़्यादा अट्रैक्टिव है डिफरेंट वायरसेस के लिए। इस तरह रस्ट की बात हमने की। अगर वैरायटी लेट आपने एक तो कर दी और वैरायटी वो लगा दी जो पहले ही प्रोन टू डिजीज़ है, तो फिर तो समझे कि आपका मतलब फसल भी ख़राब होगी, आपकी वो परसेंटेज जो यील्ड है वो भी कम हो गई। तो हम लोगों को बताते हैं कि ये थोड़ा सा आपको ज़रूर प्रॉब्लम, कहीं टिंडे होंगे और रह गए 4, तो उन्हें छोड़ दें, आप उसे निकाल दें। आप ये देखिए कि आपका मेजर आगे एक क्रॉप आ रही है जिसमें आप ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें 10 दिन टिंडों के लिए डिले करेंगे, वो 4 पैसे ज़रूर आपको उधर से निकलेंगे, लेकिन जो आपका लॉस होगा एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं ज़्यादा होगा। हम कन्विंस कर रहे हैं, जिस तरह अभी इसमें आपकी खिदमात भी हम ले रहे हैं और बाकी प्रिंट मीडिया और डॉक्टर साहब भी सारे हम इस पर सेमिनार्स भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया को हमने एक्टिवेट करने जा रहे हैं, वो भी हम एक इसमें सोशल मीडिया, फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल ये सब को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये किसी तरह हम ये बात पहुंचा दें फार्मर तक, ग्रोअर तक, कि भाई ये आपके बेनिफिट की चीज़ हम बता रहे हैं। हमारे इसमें आपको बेनिफिट होगा तो पूरे मुल्क को बेनिफिट होगा सर। इसी पे सारी इकोनॉमी हमारी ये फूड सिक्योरिटी इसी पे डिपेंड कर रही है। सर आप कुछ बात, मैं सिर्फ बात ये करना चाहता हूँ कि जी एक इम्पैक्ट और भी क्रिएट हो सकता है सर कि 30 नवंबर तक हो जाए, अगर हम अगले 10-15 दिन में वीट की प्राइस अनाउंस करते हैं। मेरा ख्याल ये भी होने जा रही है, शायद हम अनाउंस कर दें तो इंशाल्लाह जी, अगर इंशाल्लाह शायद हो जाएगा जल्दी, क्योंकि उसने कंपैरेटिव एडवांटेज देखना होता है ना फार्मर ने, कि अगर मैं ये टिंडे छोड़ूं तो मुझे क्या गेन है। अगर हम उसको गेन दिखा दें पहले तो यस सही। आप समझते हैं कि इस दफ़ा जो प्रपोजल है वीट प्राइस, स्पोर्ट प्राइस की अनाउंसमेंट की, वो इतनी अच्छी होगी कि आप समझते हैं कि वाकई वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा? मुझे लगता है, आप, मुझे उम्मीद सर, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि हर बंदे ने पाकिस्तान में रियलाइज़ कर लिया कि ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। अच्छा सर, आप क्योंकि उम्मीद लगा रहे हैं, साकिब साहब क्योंकि फैसले में अहम किरदार अदा कर रहे होंगे, तो हम साकिब साहब से बात कर लेते हैं। साकिब, क्या उम्मीद ग्रोवर लगा सकता है हुकूमत से और महकमा ज़राअत से और आपकी उससे कि स्पोर्ट प्राइस टाइमली अनाउंस हो और इतनी हो कि वो आपने खुद बात की कि थोड़े मोटे टिंडे छोड़ दें, तो आप कब तक ये अनाउंसमेंट आप तो आपको? मैं इसमें कोई फिगर तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये चूँकि अभी मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले ही हुई है, और उससे पहले फेडरल मिनिस्टर साहब यहाँ भी आए और वज़ीर भी आए, तो उनसे भी डिस्कशन हुई यहाँ पर भी, और बड़े सीरियस लेवल पे मीटिंग्स है, और मेरा ख्याल है विद इन डेज हो जाएगा।
गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस। इसको चूँकि फेडरल मिनिस्टर का भी हमारे यहीं से ताल्लुक़ है, हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर का, दे आर वेरी सीरियस ऑन इट। तो आई होप बहुत जल्दी होगी। मैं फिगर एग्जैक्ट नहीं दे सकता क्योंकि कबल वक्त होगा कोई फिगर देना, तो जस्ट वी हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ मोर डेज। आसिफ साहब, आप क्या समझते हैं कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस का बर वक्त इजाफा ग्रोअर को किस हद तक इनकरेज कर सकता है कि आप जल्दी से वापस आएँ और नवंबर से पहले पहले आप ये कर लें? सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि प्राइस बहुत ज़रूरी है बढ़ाना। और मतलब नंबर 1 तो खैर प्राइस है, उसके बाद सीड की हमने बात की है कि सीड अच्छा होना चाहिए, रेजिस्टेंट, मतलब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वैराइटीज़ वो हों जो रेजिस्टेंट हैं। उसके बाद हमने बात की है इसकी टाइमिंग की। उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर, 2 बड़े फैक्टर होंगे, प्राइस और अपना फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंट। तीसरा बड़ा फैक्टर अगर होगा ना, टाइमिंग है, रेट है, टाइमिंग है, उसके बाद मतलब एक फर्टिलाइज़र DAP और दूसरा मतलब एक पोटाश की भी, इन दोनों पे ये बहुत बड़ी कास्ट है, तकरीबन बढ़ गई है बहुत बड़ा अपना। मतलब क्या होगा, मतलब DAP की ज़रूरत है 1.5 से 2 बोरी, तो अगर रेट बढ़ता है तो फिर कहता है 1 बोरी पे गुजारा कर लो। ये लास्ट को बढ़ाएगा कि फर्टिलाइज़र अगर हमारी रिकमेंडेशन देती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कि इस साइल में 2 बोरी चाहिए, तो वो 2 बोरी मिलनी चाहिए, फिर पैदावार आएगी। अदरवाइज जो पैदावार लेते हैं ना, वो 2 से 2.5 बैग DAP डालते हैं, तो फिर उनकी 50, 60, 69 मन आती है। उसके बाद 1.5 से 2 बोरी कम अज़ कम मिनिमम पोटाश भी डालते हैं, 2 बोरी भी डालते हैं, तो फिर ये लेते हैं लोग। तो ये दोनों चीज़ें फर्टिलाइज़र बहुत महंगी हैं, दोनों बहुत महंगी हैं, और उसका इम्पैक्ट होगा बहुत बड़ा, सिग्निफिकेंट। ये 3 बड़े फैक्टर हैं कि मतलब एक रेजिस्टेंट वैराइटीज़, प्रोडक्शन के लिहाज से टाइमली सोइंग और फर्टिलाइज़र, इन तीनों को मैनेज करना होगा, फिर प्रोडक्शन आएगी, अदरवाइज आती नहीं। और DAP लोग नहीं डालते हैं जब ये महंगी होती है, तो फिर वो क्या कहते हैं, ह्यूमिक एसिड डाल लो, फलानी चीज़ साथ डाल लो, और मतलब एक आधी बैग वो एक बोरी एक कम कर लो और वो कर लो। ये हमारी जो रिकमेंडेशन है महकमा ज़राअत की, इतना अच्छा साइल का डेटा है, फर्टिलिटी का बहुत ज़बरदस्त डेटा, पंजाब का इतना अच्छा डेटा मौजूद है। जिस तरह मतलब एक कि मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है ना सेक्रेटरी साहब की, कि एक मैसेज होना चाहिए। जिस दिन ये एक मैसेज करा गया ना जनूब पंजाब में, ऑटोमेटिकली 10 से 15 प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मैसेज सेम हो जाए, जो बंदे भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी राब्ता है, मैं कहता हूँ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा एग्रीकल्चर में। एक छोटा सा फैक्टर है लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है कि ये ना हर बंदा यहाँ एक्सपर्ट है, हर बंदा ज़राअत अफसर, फील्ड असिस्टेंट लेके प्राइवेट सेक्टर अपने आप को समझता है मुझसे बेहतर नहीं जानता। फार्मर कहता है मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता, प्राइवेट सेक्टर का मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता, एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर अफसर क्या फील्ड असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं ऐसे ही मारते हैं, इनको क्या पता मेरे ज़राअत अफसर को, मुझे बड़ा पता है। ये सबसे खतरनाक है, ये सबसे बड़ी बुराई है। हम कहते हैं कि हम डिसाइड कर लें, जो मैसेज डिसाइड कर लें उस पर टॉप टू बॉटम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, हर एरिया की डिफरेंट रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि इतना अच्छा साइल का डेटा मौजूद है ना, उसको हमने प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उसको यूटिलाइज कर लें और हमारी फर्टिलाइजर अब क्या है, पोटाश की डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, फास्फोरस की बढ़ गई, सल्फर की बढ़ती जा रही है, बोरान, कॉपर, आयरन, ये सारा मसला बढ़ता जा रहा है। हमारी उस तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। ये अब फैक्टर जो है फर्टिलाइजर, मैंने बड़ा तीसरा बड़ा फैक्टर फर्टिलाइजर समझता हूँ वीट में। वीट में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। साकिब साहब, आप समझते हैं कि सब्सिडी की बरवक्त फराहमी और ख़ुद खाद की फराहमी, आप समझते हैं कि हुकूमत का, महकमा ज़राअत का उस पर फोकस होगा, आप इंश्योर करेंगे तो ये जो फैक्टर जिसकी बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, आसिफ साहब कर रहे हैं, मैनेज हो जाएगा? जो ये असल में ये जितने भी मेयर्स, अगर लेटर से सब्सिडी की बात करें तो बेसिकली इंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव होंगे कि आप इधर इस साइड पे ज़्यादा ग्रो करें। बिल्कुल जो भी उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी देगी हम इंशाल्लाह पूरा मेहनत करेंगे, ज़ोर लगाएंगे, हमारा पूरा महकमा ज़राअत नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम ज़ोर लगाएंगे, तमाम स्टाफ, तमाम ऑफिसर, और इसे इंश्योर करेंगे कि वो पॉलिसीज़ पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो इंशाल्लाह। इसमें कोई ऐसा हम इस तरह कोई लूप होल्स नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे कोई इसकी प्रॉब्लम हो या कोई इस तरह का उसमें स्कीम में कोई रुकावट आए, वो हम करेंगे। बाकी रह गई जो सीड की बात, वैरायटी की बात कर रहे हैं। वैरायटीज़ वैसे तो अभी 2016 में भी भावलपुर से वैरायटी जारी हुई है, एफर्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कुछ वैरायटीज़ ऐसी आ रही हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं। उसको अब ज़ाहिर स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम
मतलब निकालना पड़ेगा। अब यकदम जो ऐसी वैरायटी जो प्रोन टू डिजीज़ है वो फ़ौरन नहीं निकाल सकते, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा पूरा। इस दफ़ा ये भी हुआ कि चूँकि अग्रेसिवली उसकी गंदम की प्रोक्योरमेंट की गई तो वैरायटी उसमें गंदम शार्ट भी हुई है, बीज भी शार्ट हुआ है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको लिबरल होकर देख रहे हैं। अगर बीज शार्ट की ना हमें कंप्लेंट्स आती तो शायद हम कोशिश करते कि जो बीमारी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो वैसे उसको डीलिस्ट जल्दी कर दिया जाए, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का प्रोसेस में टेक्स टाइम। अल्टीमेटली विल डू व्हाट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी। अच्छा, एक आखिरी कमेंट आपसे इस प्रोग्राम के इस हिस्से में चाहिए कि एक मैसेज पूरे तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए क्या मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है। और ये कैलेंडर जो हमने जारी किया, ये पाकिस्तान जो मेरे मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में पहले वीट का कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया। और इसका बिल्कुल आप सब सही फरमा रहे हैं कि इसका मकसद यही है कि हर कोई एक्सपर्ट नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं भी कोई ज़राअत का एक्सपर्ट नहीं हूँ। और ज़राअत के एक्सपर्ट हमारे रिसर्चर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हमारे फील्ड के, अब डॉक्टर लाल हुसैन बहावलपुर में पूरा अदारा चला रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन जो स्टडीज़ फील्ड में हमने कराई, एक और में हम इसमें इस साल भी रिसर्च करने बढ़ाने जा रहे हैं। अभी जो हमारा लेटेस्ट है कि इसको रेस्ड बेड पे लगा के देखें उसके क्या नताइज निकलते हैं। हम ऑफिशियल लेवल पे वो भी करने जा रहे हैं, तमाम फॉर्म्स पे हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो सिंगल मैसेज ये है कि ये जो कैलेंडर हमने वीट कैलेंडर जारी किया है, उर्दू में अंग्रेज़ी में, इसे पढ़ें, इसको फॉलो करें। मसला हो तो हमसे, हम बिल्कुल हर मसले को हल करने होते हैं। आपकी बात जारी है कि, लेकिन छोटा सा नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गंदम के आइंदा सीज़न की। तो डॉक्टर आसिफ साहब, जो नई वैराइटीज़ की बात हुई कि जल्दी से हम दे भी नहीं सकते और हमारी ज़रूरत भी है, काश्तकार की ज़रूरत है, और सर्टिफाइड सीड भी अवेलेबल सिर्फ 20% है, जैसे आसिफ मजीद साहब बता रहे हैं। हमारे जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं, आप क्या समझते हैं कि नई वैराइटीज़ की ज़रूरत है? 80 तो वैराइटीज़ इस वक्त कहीं ना कहीं अब तक की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की कोई ना कहीं नज़र आती हैं, लेकिन नई वैराइटीज़ पे काम हो रहा है, आप समझते हैं? और फी एकड़ पैदावार आप समझते हैं कि और इम्प्रूव हो सकती है? नई वैराइटीज़ के स्टेटस क्या लगता है आपको? जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अहम सवाल है सर, क्योंकि सीड सबसे बेसिक इनपुट है किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में। और मैं समझता हूँ कि वीट की प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट में पाकिस्तान के वीट ब्रीडर्स का नाम ना लेना ये बड़ी ज़्यादती हुई। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बिल्कुल सही, उसको हम वर्ल्ड ने उसको नाम बोरलाग के नाम लगाया इन द फॉर्म ऑफ नोबेल पीस प्राइज़ सर। लेकिन मैं समझता हूँ उसी लेवल के जो साइंसदान थे हमारे यहाँ पे, बाजवा साहब, ऐसे कुरैशी साहब, उसकी सबसे, अगर आप वो वर्ल्ड सिनेरियो में देखेंगे ना, वीट को पाकिस्तान एक सिग्निफिकेंट प्लेस रखता है। ऑल्दो वी आर 7th इन वीट प्रोडक्शन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इनोवेशंस इन वीट ब्रीडिंग या रस्ट ब्रीडिंग में पाकिस्तान का नाम अच्छी जगह में मौजूद है। जब उसके बाद से फिर यील्ड तकरीबन जो है ना स्टैगनेंट है, जो क्वांटम जंप नहीं, जिसको कहते हैं क्वांटम जंप नहीं आया। बिल्कुल सही। फिर हम मैनेज करते रहे मुख्तलिफ को, जी डिजीज़ रेजिस्टेंस, रस्ट रेजिस्टेंस, और उसके लिए फिर वैराइटीज़ को रिप्लेस करना पड़ता है। बिल्कुल सही। सो वैरायटी का एक रोल, और फिर दूसरा प्रोडक्शन सिस्टम का, जिसमें खाद की बात हुई, टाइमली सोइंग की बात हुई, प्रोक्योरमेंट की बात हुई, ये सारे सिस्टम मौजूद हैं। अब अगला जो दुनिया सिनेरियो देख रही है कि जो सीड के अंदर आएगा, जिसको हम क्वांटम जंप कह सकते हैं, एक सस्टेनेबिलिटी कह सकते हैं, एक जो वीट का अब भी, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी, मेरे शायद पाकिस्तान लेवल पर भी है कि सीड रिप्लेसमेंट का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि जो नई वैराइटीज़ हैं, जो रस्ट रेजिस्टेंस हैं, उन पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड सीड लोगों को देती है, ताकि वो पुराना सीड वो छोड़ दें और नया सीड वो लगाएं। तो सीड रिप्लेसमेंट का बेस्ट सिस्टम जो है ना, वो इनहेरेंट, उसको कहते हैं हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स के जैसे मकई है, हाइब्रिड है आपकी 100 मन से ऊपर जनरली ज़मींदार ले रहे होंगे और तकरीबन एक ही जैसी ले रहे होंगे, क्रॉप भी एक जैसी नज़र आएगी। इस तरह करके अब हाइब्रिड राइस भी मौजूद है, सनफ्लावर मौजूद है। वीट में हाइब्रिड्स इनहेरेंटली, उसकी शायद ज़रूरत नहीं थी, इसमें खुद से इतनी पोटेंशियल थी। लेकिन अब दुनिया क्वांटम जंप के लिए, एक सस्टेनेबिलिटी के लिए, वीट प्रोडक्टिविटी में मेजर ब्रेक थ्रू के लिए हाइब्रिड सिस्टम की तरफ मूव करने जा रही है। सही। और हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रेस में दुनिया से पीछे नहीं है, हम भी उनके बराबर चल रहे हैं। तो जब मल्टीनेशनल कंपनियां को हाइब्रिड सीड देंगी तो इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे दे देंगे। सो देयर आर होप्स, एंड अगेन आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज, पर्टिकुलरली अगर पाकिस्तान में ब्रीडिंग में किसी क्रॉप में सक्सेस है
ज़्यादा सक्सेस है वो वीट है। आप जो बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो वैरायटी के हवाले से बात हो रही है, तो गंदम पर जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट आपने भावलपुर के इदारे की साकिब साहब बात की, कितना एक आगे है? आपने कहा डॉक्टर साहब बात करते हैं कि दुनिया मल्टीनेशनल की तरफ हमें देखना पड़ेगा, हमारे अपने इदारे इस पोजीशन में हैं कि वो कोई ऐसी वैरायटी इंट्रोड्यूस करवा सकें फ्यूचर में, तो सपोर्ट गवर्नमेंट की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, आपकी सब क्या होगी? बात डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री अभी करना पड़ रहा है मौजूदा हालात में, लेकिन इसमें हमने अभी जो देख रहे हैं, इवन डॉक्टर साहब के अपने इंस्टीट्यूट में भी या ज़री यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं, यहाँ पर भी जीन्स पर काम हो रहा है, जेनेटिक उस पर रिप्लेसमेंट पे काम हो रहा है, बट दैट नीड्स सम टाइम। मतलब जिस तरह क्विकली अगर विद इन 3-4 ईयर आप चाहेंगे तो हम शायद ना कर सकें, लेकिन जो भी एफर्ट है, बल्कि डॉक्टर साहब से डिस्कस भी हुआ कि इस अदारे को मज़ीद मजबूत बनाया जाए, हम बाकी सोर्सेज भी लगाएंगे कि कम अज़ कम ये जो जीन्स पर काम है, जेनेटिक रिप्लेसमेंट, वो देखें कहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल 3-4 साल तक मैं नहीं समझता पूरा रिसोर्सेज भी लगा दें तो हमारे रिसर्चर इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं ले आएँ। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि 3-4 साल में एफ़र्ट किया जाए तो उसके बाद कोई बेहतर रिज़ल्ट निकला है। फौरी तौर पे अगर क्वांटम जंप की बात करेंगे तो नेचुरली इंटरनेशनल इदारों पर डिपेंड करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। सही। आसिफ साहब, आप समझते हैं कि बात हो रही थी तो गंदम की फसल के लिए जोनिंग अभी कंसीडर होती है या हो रही है, उसका कोई फ़ायदा वाकई इसमें होगा? देखें, जिस तरह आपने बताया ना, काटन जोनिंग, तो वीट के लिए तो जोनिंग इतना बड़ा इशू नहीं है, वीट का जोनिंग का इशू नहीं है, बाकी क्रॉप्स का इशू है। वीट तो कोई ऐसा इशू नहीं है। वीट का मैंने जो बात की है ना, टाइम ऑफ सोइंग है, वैरायटी है और फर्टिलाइजर है, ये 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। ये 3 बड़े फैक्टर हैं। फर्टिलाइजर आम से ले सकते हैं, सबसे आसान, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है ना, कि प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, खर्च एक्सपेंसेस बहुत इंक्रीज करते जा रहे हैं। फर्टिलाइजर की अभी जो बात कर रहे हैं बहुत महंगी होती जा रही है, डीएपी खासकर, पोटाश, ये 2 का इम्पैक्ट बहुत है। यूरिया तो हम पहले ऑलरेडी बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यूरिया हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। देखते हैं हमारे पास पानी भी कम है, हमारे पास सॉइल फर्टिलिटी भी बड़ी, ऑर्गेनिक मैटर कम है, उसको करने के लिए हमने यूरिया डालते रहते हैं। यूरिया ग्रीनिंग इफेक्ट देता है। लेकिन खुद एक और ये भी इशू है कि आप गैर मुतवाज़न इस्तेमाल है खाद का, बिल्कुल, वो खुद एक इशू है, बहुत बड़ा, तो उसको कैसे आप डिस्करेज कर सकते हैं? मैं वही कहता हूँ ना, हमें पोटाश के लिए एक्टिविटी बहुत बड़ी करनी होगी। पोटाश का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, इसमें वीट में भी है। मैं तो बैलेंस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मैं समझता हूँ कि एक हम टाइम ऑफ सोइंग पे कर दें। हम अगर 10 दिसंबर तक भी सोइंग कर लेते हैं ना, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। नवंबर की बात करें, 10 दिसंबर भी बड़ा आइडियल है। उसके बाद फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन बड़ी क्लियर, नीचे डालनी है 7 डीएपी डालनी है 7 ही, 7 मतलब वो और डीएपी, ये 2 चीज़ें होनी है उसी वक्त, या मैक्सिमम पहले पानी पे, उसके बाद होती नहीं है फास्फोरस की। तो अब ये जो है उस वक्त अवेलेबिलिटी, टाइमली और रेट, ये ठीक हो कि लोग डालें। मैंने बात की है कि माशाल्लाह एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बड़ा है, मतलब फोकस होगा, सेक्रेटरी जहाँ बैठने से फोकस एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। फोकस का बड़ा रोल है, फोकस का रोल है लाइफ में। आप जो भी काम करते हैं, फोकस करते हैं, तो चीज़ें खुद बेहतर होना शुरू रहती हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर जिस तरह उन्होंने बात की है सेम मैसेज की, अगर ये भी हम माशाल्लाह इसको कर ऑलरेडी भी है, लेकिन इसको बेहतर कर लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। फिर स्टेक होल्डर हैं, देखें दुनिया में 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं ना। नंबर 1, इसमें मैं वीट की बात करूँ, वीट में सीड, और नंबर 2 फर्टिलाइजर, ये 2 बड़े स्टेक होल्डर हैं। इनकी कम्बिन आइडियल होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि सपोर्ट प्राइस भी ऐसे मौके पे हमारे मुल्क में नहीं, वो तो है ना, मैं स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सप्लायर है ना, जो मतलब एक फर्टिलाइजर वाले और मतलब एक सीड वाले। सीड का तो प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, पब्लिक सेक्टर कम होता जा रहा है। पहले पब्लिक सेक्टर था मेजर मैक्सिमम, अब पब्लिक सेक्टर का पंजाब सीड कॉर्पोरेशन कम होती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है। वीट सीड की बात कर रहा हूँ मैं, बात तो वीट की हो रही है ना, उसमें वो बढ़ रहा है और मतलब वो कम होता जा रहा है। लेकिन अभी तक भी उस तरह का नहीं है। जो प्रॉब्लम आती हैं प्राइवेट सेक्टर को सीड प्रोक्योरमेंट में, अब सीड सप्लाई में, कि अब मतलब एक कि जो सीड रहीम यार खां बनता है और वो उसका मसला है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये फर्टिलाइज़र का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। फिर उसके बाद आनी है रस्ट। अब 2-3 सालों से रस्ट का मसला बना है कि रस्ट, लेकिन सर्दी आ रही है ना, सर्दी बढ़ती जा रही है, पहले होती नहीं थी। अब कभी आप देखते हैं ना, हमारे ठट्ठा, बदीन या लोअर सिंध में पैदावार 25-30 मन से ऊपर बढ़ती नहीं थी। अब सर्दी बढ़ी है वहाँ भी, तो वहाँ पर भी 40 मन, 35 मन, 50 मन आ रही है। कभी होती नहीं थी वहाँ पर बीट, गंदम होती, क्यों सर्दी वहाँ पड़ती नहीं थी। जितनी सर्दी ज़्यादा पड़ेगी बीट अच्छी होगी। यहाँ पंजाब तो आइडियल मौसम बन गया बीट के लिए, लेकिन उस तरह हमने जंप नहीं ले सके जितना लेना चाहिए। उतनी पैदावार हमारी नहीं बढ़ी है जिस तरह बढ़नी चाहिए। उसमें बहरहाल मैं कहता हूँ कि कंबाइन एफर्ट्स होंगी,
सबका मिल के होगा तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। अदरवाइज ये टाइम ऑफ सोइंग की बात है ना, क्योंकि हमारी रीच नहीं है, स्मॉल फार्मर बढ़ता जा रहा है, रीच एक्सटेंशन इतना बड़ा नहीं है कि सारे लोगों को सर्विस दे सके। अब मतलब है कि पूरा ये सारे स्टेक होल्डर मिल के करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। यूनिवर्सिटी की इन्वॉल्वमेंट है कि हमारे पास बड़ा सोर्सेज है, डीजी खान में कॉलेज है, मतलब एक बुरेवाला में कैंपस है, मतलब भावलपुर में है, फैसला मुल्तान में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा फ्यूचर में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में। इनको इन्वॉल्व करना चाहिए और ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सही, अच्छा, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सर एक और, गंदम की हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक्स हैं, इसको ये भी थोड़ा सा कोई इजाफा कर सकती हैं, या इसको हम शायद बस जो चल रही हैं ठीक है? नहीं, हाँ, इसकी ज़रूरत है। है हम जो कंबाइंड हार्वेस्ट, और इसमें एक बड़ा रेवोल्यूशन आया सर। रेवोल्यूशन ये है कि हम ट्रेडिशनली गंदम को काटना, उसको गाड़ना और उसको उड़ाना एक ही हमारे इलाके का वसेब का एक तरीक़ाकार था। फिर थ्रेशर ने आगे एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई और अब कंबाइंड हार्वेस्टर। वो कंबाइंड हार्वेस्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो जनरली यूज्ड इनएफिशिएंट हार्वेस्टर्स हैं जिसमें वेस्टेज है। तो हमें ज़रूर इस पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि हम जो ज़्यादा एफिशिएंट हार्वेस्टर्स हैं वो लेके आएँ। लेकिन एक बात जो है ना, सारे सिनेरियो में शायद कहीं मिस हो रही है, खाद की बात हुई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वो खाद डालता है ज़िम्मेदार, और छोटे ज़िम्मेदार की बात है, क्या उसके पास पैसे हैं कि वो खाद डाल पाए? तो जो क्रेडिट है ना, वो भी एक बड़ी मेजर इनपुट होती है जो बैंक एग्रीकल्चर बैंक, उसको भी देखना चाहिए गौर से। मतलब उसके माली सपोर्ट की सद तक होगी। एक तो आसान तरीका होता है हुकूमत के पास, वो सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दे, उस उम्मीद के सहारे वो कर्ज शर्ज लेके कुछ ना कुछ करके लगा रहता है। ऐसे ही डॉक्टर आपने तो ये बात की, लेकिन सर सीड प्रोडक्शन के हवाले से गवर्नमेंट सेक्टर, खासकर सीड कॉर्पोरेशन का रोल बहुत महदूद होता जा रहा है। जैसे आसिफ ने बात की, प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहा है, तो आप समझते हैं कि सीड प्रोडक्शन और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई नए सिरे से इस इलाके में काम करने की ज़रूरत है, या उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है इसमें, बल्कि अभी आज हमारी मीटिंग भी थी, उसमें प्राइवेट हमारा पूरा सेक्टर के लोग थे, उसमें हमारा सीड कॉर्पोरेशन के लोग भी थे। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारा जो एरिया ये साउथ पंजाब का है, ये बहुत बड़ा सीड प्रोड्यूसर है। 80% सीड तो आपका इसी इलाके से पैदा होता है, और सारा जनरल आम रूटीन के हालात में यहाँ कंज्यूम नहीं होता, वो मोस्टली सीड जो है सिंध चला जाता है। लेकिन स्टिल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे सीड जो सीड कॉर्पोरेशन है, जो प्रोडक्शन है, उसमें भी कोई एवोल्यूशनरी चेंजेस की ज़रूरत है। नए अभी एमडी उसमें आए, आज उनसे मेरी बात भी हो रही थी, तो वेरी गुड जेंटलमैन और वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। इसी मौजू पे बात हो रही थी कि आप कोई ऐसा प्लान करें जिससे ज़रिए इसको हम रेवोल्यूशनाइज करें। बेशक इसमें मैं ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल मतलब होना भी नहीं चाहिए, जनरली प्राइवेट सेक्टर को ही आगे बढ़ के करना है अल्टीमेटली। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि एक टार्च बेयरिंग रोल ज़रूर होना चाहिए सीड कॉर्पोरेशन का, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। होपफुली इस सीजन में कुछ कर गुजरेंगे, लेकिन उनके बिल्कुल उनसे मेरी बातचीत हुई, इस पर हम काम करने जा रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब, अब हम बात करें तो आमतौर पर एक कहा जाता है कि कपास की वजह से गंदम लेट हो जाती है। क्या ऐसी भी तजवीज़ है कि कपास अगर खड़ी भी है थोड़ी सी, उसमें गंदम की काश्त का अमल शुरू किया जाए? ऐसी कोई तजवीज़ साइंटिस्ट देख रहे हैं, रिसर्चर्स देख रहे हैं, कहीं कंसीडरेबल है? ये बिल्कुल ऐसी, मैंने शायद ऐसी बात कर दी नहीं, ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है। हाँ। पहले तो मैं आप बात हूँ, आप सीड की बात कर रहे थे, सीड कॉर्पोरेशन की, उसमें बड़ा क्लियर एक इंडिकेशन है सर कि हम जब ब्रीडर किसी वैरायटी को ब्रीड करता है ना इस वक्त, तो उसकी हम कहते हैं कि पोटेंशियल यील्ड जो है ना वो वीट की 98 मन, और जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो 60 मन लेता है। नेशनल हमारी एवरेज है ना वो 30 से थोड़ी सी कम। सो कितना ह्यूज डिफरेंस है। अगर हम वो 30 को उठा के 60 वाले के करीब थोड़ा सा कर लेना, एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये आता है, यानी वैरायटी वही है जो 98 वाली है, उसका पोटेंशियल मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी वैरायटी से हम 30 मन ले रहे हैं। बिल्कुल सही। उसको अगर हम वो सीड की स्टीवर्डशिप को, जो सीड कॉर्पोरेशन का रोल बता रहे हैं, और जो सीड सप्लाई चेन बता रहे हैं, जिसको हम सीड रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अगर उसको इम्प्रूव कर लिया जाए तो बड़ा अमेज है। लेकिन ये सवाल आपने दूसरा बड़ा अहम उठाया, और इस पर बड़ी एक थॉरो थिंकिंग की ज़रूरत है। हम हर बंदा रियलाइज़ कर रहा है, रोज़ बात कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, क्या करें क्या करें। सिर्फ अकेली वैरायटी रेजिस्टेंस ब्रीड अगेंस्ट क्लाइमेट
सही, फाइन। मसलन क्लाइमेट में मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं ना, बिल्कुल सही। क्लाइमेट से हर चीज़ चेंज हो रही है, बिल्कुल सही, वाटर की अवेलेबिलिटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर की चेंज हो जाएगी, उसके डिग्री डेज चेंज हो जाएंगे, उसके पैथोजेंस चेंज होंगे, उसका डिजीज़ पैटर्न चेंज होगा, उसके इंसेक्ट चेंज होंगे, तो सारे कुछ पे इम्पैक्ट है। इसमें ना हमें वो जो कैलेंडर की बात ये कर रहे हैं ना, उसको हमें जोन वाइज अलग अलग कैलेंडर बनाने पड़ेंगे और अलग क्रॉप इकोलॉजी बनानी पड़ेगी। सही, जैसे अगर ये हमारा रीजन, अगर हमने कॉटन को सस्टेन करना है तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जोन जो है इसमें अर्ली कॉटन लगा दी जाए और उस डेट को कट हार्वेस्ट डेट हो, वेले से वीट लगा दी जाए और वो हो जाए, सही, ठीक है जी। या जल्दी से जो अर्ली लग जाता है, हमारा ऑयल सीड लग जाता है, ऑयल सीड भी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, कि जी उस पर हम कैनोला लगा लें और वो रोटेशन ले आए कुछ एरिया सही, में। और जहाँ पे हमने जो वीट लगानी है वहाँ पे हम नॉर्मल सीजन में लगाएं और उसको साथ लेके आगे चल सकें। तीसरी बात आपने बात की कि टेक्नोलॉजी की, कि जी जैसे रेस बेस्ट की भी बात हुई है, तो उसी देयर आर मॉडर्नाइजेशन, और ये कोई नई बात नहीं है, कई लोग ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल सही, लेकिन वो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन है ना, वो इसमें चलेगी नहीं। उसमें ये यहाँ इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज, कंप्रोमाइज जो चीज़ है, कि हम उसमें थोड़ा गेन कर लेते हैं कि हम वेले से उसको वीट को लगा लेते हैं, लेकिन 100% अगर आप कहें तो वो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा लास्ट कमेंट, अच्छा इसमें आपका थोड़ी आपका लास्ट थोड़ा कमेंट, सा क्योंकि हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, इजाफा- लास्ट कमेंट ही चाहिए होगा आपका, आप जो भी कहना चाहें। अब इनकी बात को किस हद तक देखते हैं? मैं बिल्कुल ये बल्कि एग्री करूँगा, बल्कि हम इसमें काम कर रहे हैं ऑलरेडी। सर, ये कॉटन का हमने तीनों डिवीजन्स के लिए अलग कैलेंडर जारी करने जा रहे हैं। एक तो ये बात, इनके उसमें यूनिवर्सिटी की इनपुट भी हमने ली है, बाकी रिसर्च, क्योंकि तीनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है एक दूसरे से, क्लोज होते हुए भी हमारे लिए तक डिफरेंट है। मुल्तान डिफरेंट है, भावलपुर डीरागंज डिफरेंट है। दूसरा मैकेनाइजेशन की बात की, बिल्कुल उसमें जो हार्वेस्टिंग टेक्निक्स में बेहतरी की ज़रूरत है, उसके लिए एमरी हमारा एक अदारा है, उसको हम इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट इन लाइन है, जैसे अप्रूव होता है 500 मिलियन प्लस का है, जिसमें यूनिवर्सिटी भी शेयर होल्डर है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी भी शेयर होल्डर है। इस अदारे को हम खड़ा करने जा रहे हैं, तो होपफुली जैसे भी होता है तो आपको इंशाल्लाह बहुत चेंज नज़र आएगा, रेवोल्यूशन नज़र आएगा, हार्वेस्टिंग में भी आएगा और मैकेनाइजेशन में भी आएगा। सर बहुत शुक्रिया साकिब अदील साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए। आसिफ मजीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शरीक हुए। और प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब, आप हमें रहनुमाई करते रहते हैं हमारे नाज़रीन को, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अहम बात यह है कि गंदम के आइंदा सीज़न के लिए जो मशावरती अमल, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा, अपनी आखिरी शक्ल में है और उसके लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती दोनों प्लान साथ साथ चल रहे हैं और नतीजा ज़ाहिर है ये समझते हैं हमारे जो शुरका हैं कि होपफुल है। और हमेशा की तरह जो काश्तकारों से तवक्को की जाती है विद द सपोर्ट ऑफ ये सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो यकीनन इस दफ़ा भी, इस सीज़न में भी गंदम के हवाले से यकीनन रिज़ल्ट अच्छे की उम्मीद रखी जा सकती है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।